लोकतंत्र की बात आई तो संप्रभुता किसके पास आ गई? व्यक्ति के पास आ गई, क्योंकि उसका मतलब लोकतंत्र का मतलब ही लोकतंत्र या जनतंत्र का मतलब ये कि संप्रभुता जो है वो जनता को दे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम हैं संप्रभु। जब हम संप्रभु हैं तो यहां पर ये पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? व्यक्ति ना ये ऊपर हो जाएगा और राज्य नीचे। अब व्यक्ति की बात राज्य को माननी पड़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए देखो संसद में भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये बात कही थी ना कि सरकारें आती हैं जाती हैं ना, लेकिन व्यक्ति का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्र। लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र रहेगा। इसलिए ऐसी कोई चीज ना करिए जो राष्ट्रहित में नुकसान हो। किसी सरकार के लिए नुकसानदायक है, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नुकसानदायक है, आज की प्रेजेंट राजनीति के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में हमारा पूरे व्यक्तियों, यानी राष्ट्र तो व्यक्तियों से बना है ना, तो उन व्यक्तियों के लिए कितना फायदा। तो खैर जनतंत्र में क्या हो गया? व्यक्ति ऊपर राज्य नीचे। तो इसका मतलब कि इसका जो व्यक्ति है इसके अधिकार किसके खिलाफ हो गए? राज्य के खिलाफ। मैं कहिए मतलब इसके विरुद्ध, किसके संदर्भ में प्राप्त है? जैसे किसी बच्चे को प्राप्त होते हैं अपने अभिभावक के, ठीक है। दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि अधिकार के साथ हमेशा कर्तव्य जुड़ा रहेगा। ये सापेक्षता है। जहां पर भी अधिकार होंगे वहां निश्चित रूप से उत्तरदायित्व भी। अब यहां पे गौर से सोचिए, व्यक्ति के अधिकार किसका दायित्व है? राज्य का या व्यक्ति का? राज्य का। और व्यक्ति के कर्तव्य किसके अधिकार हैं? व्यक्ति के कर्तव्य किसके अधिकार हैं? बात समझ में आ गई ना ये? ठीक है ना। तो एक एक को पढ़िए, 4 पॉइंट बनेंगे। व्यक्ति के अधिकार, राज्य का कर्तव्य, ठीक है ना। राज्य के अधिकार, व्यक्ति के कर्तव्य, या फिर व्यक्ति के कर्तव्य, राज्य का अधिकार, ठीक है ना। हमेशा अधिकार कर्तव्यों के साथ जुड़े रहेंगे, सापेक्ष रहेंगे। इसीलिए जब फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं तो उसमें पहली विशेषता क्या पढ़ते हैं? मूलाधिकार निरपेक्ष नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते। क्यों कहा गया कि एब्सोल्यूट? इसलिए कहा गया क्योंकि उसके साथ हमेशा कर्तव्य रहेंगे। जैसे कोई उदाहरण लें, जैसे बोलने की आजादी। अब बोलने, जो हमने लिखवाया भी है कि बोलने की आजादी, तो बोलने की आजादी का मतलब है कि आपको जो समझ में आया आप बोलिए। आपको विचार की भी आजादी है, बोलने की भी आजादी है ना। लेकिन बोलते समय इस बात का ध्यान रखिए कि राष्ट्र का अहित ना हो, देश की एकता अखंडता कंप्रोमाइज ना हो, जो समाज की सद्भावना है उसमें किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, मानव गरिमा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेम्बल में है ना, होता है ना, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के बाद फिर आया ना मानव गरिमा और देश की एकता अखंडता। वहीं से देखिए निकल के आ रहा है। स्वतंत्रता के रूप में आपको विचार की, अभिव्यक्ति की, इन सबकी आजादी है, ठीक है ना। उपासना की है, विश्वास की है, सबकी आजादी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि समानता बनी रहे, मानव गरिमा बनी रहे, न्याय सुरक्षित रहे और बंधुत्व भाईचारा बना रहे। इसमें कहीं भी अगर कोई बाल आता है, कहीं भी कोई ठेस पहुंचती है, कहीं से कोई किसी प्रकार में कहीं भी कोई चीज दरकती है तो तुरंत आपके अधिकार रोक दिए जाए। तो इसलिए हर अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्यों का जो अपवाद पड़ते हैं, तो उसके ना कि यहां यहां नहीं उपलब्ध है, वो आप कहां से निकाल सकते हो? प्रस्तावना से निकाल। न्याय बरकरार रहना चाहिए, बंधुत्व बरकरार रखना चाहिए, समानता बरकरार होनी चाहिए, मानव गरिमा बरकरार। तो अब पता चला कि बोलने की आजादी है, किसी ने किसी के सम्मान में गाली गलौज कर दिया, मारपीट दिया, तो ये नहीं आपको एब्सोल्यूट अधिकार, क्योंकि हमेशा वो कर्तव्य। इसको पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से सिखाया जाता है? उसमें सिखाया जाता है कि आपको अपने हाथ की छड़ी घुमाने का अधिकार है, लेकिन ये याद रखिए कि वो छड़ी किसी दूसरे की नाक में ना लगे। यहाँ पे नाक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये भी तो कहा जाता है ना, हाथ में लग जाए ना पैर में लग जाए, बोले नाक। नाक क्योंकि नाक मानव गरिमा है, मानव गरिमा का प्रतीक है, तो वहीं तक। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दायित्व तो हमेशा अधिकार के सापेक्ष होते हैं, ये दोनों चीजें। इसीलिए हमने जो बेसिक बात शुरू की थी, अनुच्छेद 3 में भी अधिकार है, अनुच्छेद 4 में भी अधिकार है, और दोनों प्रकार के अधिकार किसके हैं? व्यक्ति के हैं। और दोनों ही प्रकार के अधिकार किसके खिलाफ मिले हुए हैं? राज्य के खिलाफ मिले हैं। लेकिन फिर भी दो अलग अलग चैप्टर में क्यों हैं? ये है खास बात। क्योंकि ये अधिकार जितने भी हैं, इनका अगर राज्य उल्लंघन करता है, राज्य नहीं मानता है, तो आप इसके लिए कोर्ट जाकर के मनवा सकते हैं, कोर्ट में जाके शरण ले सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से इसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर इसके अधिकारों को राज्य नहीं मानता है,
तो इसके खिलाफ आपको, इसलिए दोनों को अलग अलग चैप्टर में किया गया, जबकि ये देखा जाए तो ये चैप्टर एक ही है। एक क्या, देखिए चार का भी इसी के साथ जुड़ा है, क्योंकि चार का में क्या है, मूल कर्तव्य। वो मूल कर्तव्य किसके हैं? वो मूल कर्तव्य व्यक्ति के हैं, वही बात ना, वो मूल कर्तव्य व्यक्ति के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अध्याय 3, 4, 4 का कुछ भी करिए 4A यानी अनुच्छेद 51A, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 का अंतर समझ में आ गया। मूलाधिकार नीति निदेशक का मूल अंतर क्या है कि इसमें भी अधिकार है, इसमें भी अधिकार है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन अधिकारों के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इन अधिकारों को अगर राज्य ना माने तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक अंतर है बड़ा। और ये एक अंतर ही नहीं है, बल्कि जो अध्याय 3 है यानी मूलाधिकारों का जो चैप्टर है, इसकी अप्रतिम विशेषता भी बता दिया उसने। क्योंकि एक विशेषता आपने क्या पढ़ी कि अधिकार हमेशा कर्तव्य के सापेक्ष होते हैं, और दूसरी विशेषता ये हुई कि ये अधिकार केवल अधिकार नहीं है बल्कि ये मूलाधिकार है। क्यों? क्योंकि इन अधिकारों के लिए आप कोर्ट से आप लागू कर, जैसे भी आप सोचिए ना, आप लोग घर से बाहर रह रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए, रूम के लिए, बाकी आपको जो अपने शौक हैं या कुछ और जरूरतें हैं, इन सब के लिए पैसा पाना आपके पास अधिकार है। तो पैसा लेना अधिकार है, क्योंकि भाई है ना, तो आप साधिकार मांगे। लेकिन ये जो आप पैसा मांग रहे हो, ये भी ध्यान से देखो तो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे जो आपको कोचिंग में पैसे फीस देनी है, जो आपको रूम का रेंट देना है, जो आपको दाल चावल खरीदना है, गैस खरीदनी, जो भी इस टाइप, वो कैसे है, वो मूल अधिकार है, ठीक है। लेकिन आपको ड्रेसेस बनवानी है, आपको जूते चप्पल खरीदने हैं, आपको नहीं एक्स्ट्रा ऑलरेडी है एक आध, उसके बाद ना आपको वॉचेस खरीदनी है, आपको गिफ्ट देना है किसी के बर्थडे में, फ्रेंड के बर्थडे में, तो ये भी आपका अधिकार है। भाई पैसा कहां से लोगे? आएगा तो घर से ही ना। लेकिन ये अधिकार कैसे हैं? यहां अगर राज्य मना कर दे ना, तब आप मम्मी की गुहार और दादाजी की गुहार नहीं लगा सकते हो। वहां पे मना करे तो आप तुरंत ना, दादाजी, परदादाजी, नाना जी, जो भी और सुप्रीमो हो, है ना, वहां पे आप तुरंत गुहार लगा सकते, देखो पैसा नहीं मिल रहा। और फिर वो क्या करेंगे, वो आदेश जारी करेंगे, जो आदेश जारी होगा उसी को कहते हैं रिट, ठीक है ना। तो इसका अब इसको जरा हम टेक्निकल शब्दों में बोल लें एक लाइन में, नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकती, मूलाधिकारों के खिलाफ कोर्ट रिट जारी कर सकती, सरल सी बात। लेकिन यही लाइन अगर बोली जाती तभी नहीं समझ में आता ना, अब समझ में आ रहा है कि एक के लिए आप कहीं गुहार लगा सकते हो और वो आपको लागू करवाएगा, उसका संरक्षण उसके पास है, उसका अधिकार वो भी है, ठीक है। अब जरा अंबेडकर जी के जो स्टेटमेंट है उसको, उसके सीक्वेंस में जाइए। भारत में क्या है, राजतंत्र है कि लोकतंत्र? लोकतंत्र। लोकतंत्र में बड़ा कौन, व्यक्ति या राज्य? व्यक्ति। व्यक्ति के लिए सबसे अहम क्या, उसके अधिकार या उसके कर्तव्य? अधिकार। अधिकारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन सा? मूलाधिकार। और मूलाधिकार राज्य अगर उल्लंघन करे, राज्य अगर उपेक्षा करे, राज्य अगर उसको निग्लेक्ट करे, राज्य उसकी तरफ ध्यान न दे, लापरवाही करे, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से आप उसको लागू करवा सकते हो। तो पूरा जो भारत का की राज्य व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का आधार क्या है? संविधान। और संविधान में भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मूलाधिकार का। और मूलाधिकारों में भी सबसे अच्छा मूलाधिकार कौन सा है? जो हमें लागू कराने का अधिकार दे रहा है। क्योंकि अगर हम अनुच्छेद 32 को हटा दें तो सारे मूलाधिकार नीति निदेशक कर्तव्य हो जाएंगे। ध्यान से सोचिए, सारे अधिकार नीति निदेशक कर्तव्य, क्योंकि सारे अधिकारों के लिए फिर हम कोर्ट नहीं जा सकते। जब कोर्ट नहीं जा सकते तो वो अधिकारों की लेवल क्या बन गया? सत्तों का। और कोर्ट हम जा सकते हैं, ये चीज कहां से आई? ये आई आर्टिकल 32 से। तो अगर हम हर मूलाधिकार के साथ 32 को माइनस कर दें तो मूलाधिकार रहेंगे। अब इसको थोड़ा गौर से पढ़िए, ये